आइए आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के नए कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, वेव फंक्शन के ऊपर। वेव फंक्शन आपके पास क्या है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है पहली बात तो, जो कि हमारे पास क्या डिस्क्राइब करता है, कोई क्वांटम मैकेनिकल स्टेट डिस्क्राइब करता है सिस्टम की। अब ये स्टेट हमें क्या बताएगी, क्वांटम मैकेनिकल स्टेट हमें क्या बताएगी, क्या ये आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन बताएगी जो कि हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें पोजीशन बताता था। जैसे पोजीशन से हम क्या निकाल सकते हैं, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी निकाल सकते थे, मोमेंटम और उस वेलोसिटी से हम मोमेंटम निकाल सकते थे, पी इज इक्वल्स टू एम वी, और उस मोमेंटम से हम क्या निकाल सकते थे, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते थे, पी स्क्वायर बाई टू एम, और उस मोमेंटम से हम फोर्स निकाल सकते हैं, डी पी बाई डी टी। तो ऐसे ऐसे करके आप ये जो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है, ये मान लीजिए आपके पास क्लासिकल का ये पोजीशन है एक हिसाब से, तो इसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो साई वैसे खुद एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इसका खुद का फिजिकल सिग्निफिकेंस तो नहीं है। साई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो उसका खुद का फिजिकल सिग्निफिकेंस तो नहीं है। पर हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का अगर हम मॉड का स्क्वायर कर दें तो एक वो रियल क्वांटिटी बन जाती है, या फिर साई स्टार साई कर दें तो एक वो रियल क्वांटिटी बन जाती है, जो कि हमें कुछ सिग्निफिकेंस देती है। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, वो उसका सिग्निफिकेंस होगा पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो हमें पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताएगी। तो इसका अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए आपको अलग अलग फॉर्म देगी। अगर साई एक्स टी मॉड स्क्वेयर है तो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, और साई एक्स टी मॉड स्क्वेयर dx है, तो इसका मतलब है हम फाइंड कर रहे हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन इंटरवल बिटवीन x प्लस डी एक्स एंड x। और हम लार्ज इंटरवल के बारे में बात करें, माइनस ए टू प्लस ए साई एक्स टी मॉड स्क्वेयर डी एक्स, तो इसका मतलब कि हम पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ फाइंड कर रहे हैं, माइनस ए टू प्लस ए के बीच में पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब वेव आपके पास कब एक्सेप्टेबल होगी और कब एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब हम जानेंगे कि आपके पास जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल कब होगा, कौन सा वेव फंक्शन हम हमारे क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए ले सकते हैं। तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है इस थ्रू आउट कोर्स में। तो इसमें आपके पास तो पहली कंडीशन है जो कि साई वेव फंक्शन है, आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। अब तो ये जो कंडीशंस है आपके पास, ये क्यों हम लेके चल रहे हैं, तो पहले एक एक कंडीशन पे बात करते हैं। पहले फाइनाइट कंडीशन पे बात करते हैं। साई आपके पास फाइनाइट होगा। फाइनाइट का क्या मतलब है आपके पास, देखिए जब मैं वेव फंक्शन के बारे में बात करूँगा, लोकलाइज्ड वेव फंक्शन और आपके पास नॉन लोकलाइज्ड वेव फंक्शन, या हम कह सकते हैं इसके अंदर आपके पास क्या है, ये बाउंडेड वेव फंक्शन या फिर अनबाउंडेड वेव फंक्शन। एक और नाम पार्टिकल स्टेट हो सकती है इसकी, पार्टिकल स्टेट हो सकती है, और ये आपके पास क्या होगी, स्कैटरिंग स्टेट हो सकती है। तो ये अलग अलग नाम से हम आपके जो वेव फंक्शन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो लोकलाइज्ड बाउंडेड पार्टिकल आपके पास, तो देखिए अगर मैं किसी वेव फंक्शन को फाइंड आउट कर रहा हूँ, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी, z टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर अगर मैं उसे फाइंड कर रहा हूँ, पर वो तो क्या है, लोकलाइज है, तो हमारे पास वो वेव फंक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर इस स्टेट में मैं उसे फाइंड कर रहा हूँ, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी, z टेंड्स टू इन्फिनिटी, उस केस में हमारे पास वेव फंक्शन नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो देखिए दोनों ही सूरतों में आपके पास जो साई की जो वैल्यू है वो फाइनाइट है। तो पहली कंडीशन इसलिए हमने चुनी है कि साई मस्ट बी फाइनाइट। नेक्स्ट आपके पास सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड से क्या मतलब है हमारा, देखिए साई सिंगल वैल्यूड है, मैं मान लेता हूँ कि साई हमारे पास डबल वैल्यू होगी। डबल वैल्यू में मानता हूँ साई की वैल्यू आपके पास आ गई है, एक तो 1/2 और दूसरी आपके पास आ गई है 1/3। अगर ये 1/2 और 1/3 है तो इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, साई मॉड स्क्वायर क्या होगा, साई मॉड स्क्वायर क्या होगा इनका, देखिए इसका 1/4 होगा और इसका क्या होगा 1/9 होगा। इससे हमें क्या पता लगता है, किसी एक्सपेरिमेंट को 4 टाइम करने पर उसकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, जहाँ पर कि मुझे ये क्या बता रहा है कि जब 9 बार करेंगे तब आपके पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, तो जो कि इनके बीच में डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करता है। तो आपके पास डबल वैल्यू साई की नहीं हो सकती है, तो हम कहते हैं कि साई आपके पास सिंगल वैल्यूड है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास साई कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो साई कॉन्टिन्यूस ऐसा क्यों कह रहा है वो, ऑपरेटर जब आपके पास एक्ट करता था एक्स के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये पढ़ा था आपने, ओके।
और इसी से एनालॉजी लेते हुए मैं क्या लिख रहा हूँ, जब आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर एक्ट करता है आपके पास साई वेव फंक्शन पर, तो हमें क्या देता है वो लैम्डा साई। तो अब आपके पास P हमारे पास जो इसके अंदर होता है माइनस आई एच कट कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स, ठीक है, कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स, कर्ल साई ओवर कर्ल वाई, कर्ल साई ओवर कर्ल जेड, देखो कोई भी हो सकता है आपके पास ये, ठीक है। मैंने एक्स में ले लिया है इसको, वन डायमेंशन एक्स कोऑर्डिनेट्स में ले लिया है मैंने इसे। तो देखिए ये आपके पास किसके बराबर है, लैम्डा साई के बराबर। अभी हमने देखा कि आपके पास जो साई है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, ओके, और लैम्डा आपके पास ये भी आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आती है, आपके पास एक कांस्टेंट आता है ये भी। तो देखिए आपके पास साई कॉन्टिन्यूस कब होगा, अब देखिए ये वैल्यू आपके पास फाइनाइट आ रही है, आईटा एच कट तो आपके पास वैसे भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपके पास फाइनाइट वैल्यू आ रही है। और अगर किसी डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास फाइनाइट आ रही है तो उसका ये मतलब है कि आपके पास जो वेव फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हो रहा है वो आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है, जो कि आपने अपने 12th ग्रेड में पढ़ा होगा। तो हम कंडीशन लेके चलते हैं कि साई मस्ट बी फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से हमारी 3 कंडीशनें हमें पता लग गई हैं। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट कंडीशन कहती है कि सेकंड, कि आपके पास कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स, कर्ल साई ओवर कर्ल वाई, कर्ल साई ओवर कर्ल जेड एंड कर्ल साई ओवर कर्ल टी, ये आपके पास क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए और सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। ये चीज़ आपके पास फाइनाइट होनी चाहिए और सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। तो देखिए मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि ये फाइनाइट होनी चाहिए और सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। देखिए आप ऊपर देखिए आप कि आपके पास ये वैल्यू, ये देखिए ऊपर आप अभी हमने निकाला था ये आपके पास ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी, फाइनाइट आ रही थी। तो ये किसकी वजह से आ रही थी, क्योंकि ये क्वांटिटी आपके पास फाइनाइट है। तो आपके पास कर्ल साई बाय कर्ल एक्स, कर्ल साई बाय कर्ल वाई, कर्ल साई बाय कर्ल जेड आपके पास फाइनाइट होंगे और सिंगल वैल्यूड होंगे इसी सेम कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आपके पास साई भी सिंगल वैल्यूड होता है और लैम्डा भी इसके अंदर सिंगल वैल्यूड आता है मोमेंटम के लिए। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को कंफर्म कर सकता हूँ कि आपके पास हम ये फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड को लेते हैं। अब बात करते हैं कर्ल साई बाय कर्ल टी की। कर्ल साई बाय कर्ल टी को समझने के लिए देखिए आप, हम एनर्जी ऑपरेटर लेते हैं। एनर्जी ऑपरेटर जो कि हमारे पास कितना होता है, आईटा एच कट कर्ल साई बाय कर्ल टी। तो जो कि आपके पास वापस से ई साई इज इक्वल्स टू लैम्डा साई, ऐसे लिख सकते हैं इसको, आईटा एच कट कर्ल साई बाय कर्ल टी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए ये साई भी आपके पास क्या है, फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है, लैम्डा भी आपके पास एनर्जी के लिए सिंगल वैल्यूड आता है, तो ये फाइनाइट आता है। तो आपके पास कर्ल साई बाय कर्ल टी भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कंफर्म कर सकते हैं। थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं इसके, कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स, कर्ल साई ओवर कर्ल वाई, कर्ल साई ओवर कर्ल जेड मस्ट बी कॉन्टीन्यूस, ये भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। देखिए उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स, कर्ल साई ओवर कर्ल वाई, कर्ल साई ओवर कर्ल जेड आपके पास कॉन्टीन्यूस कैसे होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m होता है और p इज इक्वल टू माइनस आईटा एच कर्ल ओवर कर्ल एक्स होता है, ठीक है। तो इस ऑपरेटर को जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये पी स्क्वायर बाय 2m, तो आपके पास आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m कर्ल स्क्वेयर ओवर कर्ल एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए ये एनर्जी आपके पास क्या देता है, हमें एक फाइनाइट वैल्यू देता है। अब जब ये आपके पास एक्ट होगा तो आपके पास क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। अब ये फाइनाइट वैल्यू आएगी तो ये आपके पास किसकी आएगी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ थोड़ा सा खोल के, कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स, तो मतलब ये डेरिवेटिव हो रहा है। ये डेरिवेटिव आपको क्या दे रहा है कि हमारे पास फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इक्वल्स टू में फाइनाइट वैल्यू दे रहा है आपके पास। तो उससे क्या पता लगता है आपके पास ये एक कॉन्टीन्यूस होगा, ये आपके पास कॉन्टीन्यूस होगा। देखिए इसमें हमने कर्ल साई ओवर कर्ल टी क्यों नहीं लिया, अभी तक तो पिछली बार हमने फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड भी लिया था, क्योंकि आगे जाके हम कुछ डिस्क्रिपेंसी फेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास कर्ल साई ओवर कर्ल टी डिसकंटिन्यूस भी हो जाएगा। इसमें जो लास्ट कंडीशन है आपके पास वो है आपके पास फोर्थ कंडीशन है आपके पास। देखिए साई मस्ट बी स्क्वायर इंटेग्रेबल, स्क्वायर इंटेग्रेबल होना चाहिए और ये आपके पास फाइनाइट होनी चाहिए वैल्यू। स्क्वायर इंटेग्रेबल की वैल्यू ऑल स्पेस में आपके पास ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। देखिए आपने जब भी इंटीग्रेशन स्टार्ट किया होगा अपनी 12th क्लास में तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर शुरुआत में लिखा फॉर अ फाइनाइट फंक्शन फाइंड द इंटीग्रेशन, फिर आप उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते थे, ओके। तो हमें ये भी कंफर्म करना जरूरी है कि जो साई स्क्वायर डी एक्स है वो आपके पास स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, मतलब वो वैल्यू आपके पास फाइनाइट आनी चाहिए।
एक पॉइंट हम ध्यान में रख के चलेंगे कि आपके पास जो हमने थर्ड पॉइंट बात की थी कि कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स, कर्ल साई ओवर कर्ल वाई और कर्ल साई ओवर कर्ल जेड आपके पास कंटिन्यूस होगा, तो उसमें आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, तो आप इसके नोट बना के लिख लीजिएगा। नोट आपके पास ये है, अगर आपके पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल आपके पास फाइनाइट है, तब तो आपके पास वो वैल्यू क्या रहेंगी, कॉन्टीन्यूस रहेंगी। कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स, कर्ल साई ओवर कर्ल वाई और कर्ल साई ओवर कर्ल जेड, तो ये आपके पास क्या रहेंगी, कॉन्टीन्यूस रहेंगी। अगर आपके पास ये वी एक्स आपके पास क्या है, इनफाइनाइट है, ये वैल्यूज़ आपके पास हो जाएंगी डिसकंटिन्यूस हो जाएंगी। ओके, तो हम ये ध्यान रखेंगे चीज़ें। अब हमें ये पता है कि हम किसी पार्टिकल की जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वोल स्पेस में, वो 1 के बराबर होगी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साई स्टार आई साई आई डी टॉ ऑल स्पेस, ऑल वॉल्यूम के में ऑल स्पेस में आपके पास ऑल स्पेस में इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, और आपके पास साई एक्स टी या फिर साई आर टी लिख लीजिए इसे, साई आर टी मॉड स्क्वेयर डी टॉ इज इक्वल्स टू 0 ऑल स्पेस। तो ऑल स्पेस आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 आती है, तो ये तो इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी। साई स्टार आई साई आई डी टॉ इज इक्वल्स टू 1 आ जाए, या फिर साई आर टी मॉड स्क्वेयर आपके पास डी टॉ 1 आ जाए, तो आपके पास ऑल स्पेस में ही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। इसका मतलब क्या आपके पास कि हम पूरे स्पेस में किसी भी पार्टिकल की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1 है। अब इसकी ऑर्थोगोनल कंडीशन देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल कंडीशन हमें कहती है दो डिफरेंट वेव फंक्शन साई स्टार आई साई जे, ओके। तो साई स्टार आई साई जे आपके पास डी टॉ इज इक्वल्स टू 1 है ऑल स्पेस में, 0 सॉरी, ये आपके पास वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, आपके पास अगर दो हमने वेव फंक्शन अलग अलग लिए हैं, एक का आपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया है, अगर उसका आप क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल रहे हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं है वैसे तो, पर जब हम इसका क्या करेंगे, इसका मॉड करके स्क्वायर करेंगे, तो देखिए वो भी आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमने इसकी क्वांटिटी को निकाल लिया, हमने अपनी मैथ को ईजी करने के लिए साई स्टार आई साई साई जे डी टॉ को निकाल लिया। अगर ये 0 आएगा तो इसका मॉड का स्क्वायर भी 0 आएगा, क्योंकि तो अगर दो डिफरेंट वेव फंक्शन का आपके पास जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ऑल स्पेस में, अगर वो 0 आ रहा है तो ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन है। तो आपके पास ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है, ठीक है। ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है आपके पास कि आपका साई स्टार आई साई जे डी टॉ इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास ये कंडीशन आपके पास कुछ ऐसे भी लग सकती हैं पता, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों कंप्राइज करके लिखूँ। अगर मैं दोनों कंप्राइज करके लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर i इज इक्वल्स टू जे है तो आपके पास क्या है, वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, और अगर i इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू जे है तो वो क्या आपके पास ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है। इन दोनों कंडीशनों को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन, ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन, ठीक है। तो इनको ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके पास जो वेव फंक्शन दे रखा है आपको वो आपके पास नॉर्मलाइज ही हो, हमें उसे कई बार नॉर्मलाइज करना भी पड़ेगा। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जैसे मान लीजिए हमें उस किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है, उसका वेव फंक्शन को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो ये कंडीशन आपके पास देखिए, आपके पास कुछ साई आपके पास क्या दे रखा था, नॉन नॉर्मलाइज फंक्शन था, नॉर्मलाइज नहीं था ये आपके पास। तो उसको नॉर्मलाइज बनाने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, उसके से डिवाइड कर देंगे हम हमारे साई स्टार एक्स टी साइज एक्स टी डी एक्स ऑल स्पेस से। देखिए 1 डायमेंशन में लिया है मैंने, ठीक है, आपके लिए ईजी आपको शो करने के लिए। तो किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको x1 x2 में निकालनी है। अगर उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उससे डिवाइड कर दिया आपको ऑल स्पेस के उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से डिवाइड कर दें, तो आपके पास इजीली ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अब आगे देखते हैं यूनिट्स ऑफ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज से मैं क्या समझता हूँ, देखिए अभी यहाँ तक हमने देखा कि आपके पास साई स्टार साई डी टॉ इज इक्वल्स टू 1 होता है नॉर्मलाइज के लिए ऑल स्पेस में, ऑल स्पेस, ठीक है। ये ऑल स्पेस में आपके पास 1 होता है। देखिए आपके पास ये एक यूनिट लेस है, तो मतलब कि ये क्वांटिटी भी आपके पास क्या होगी, यूनिट लेस होगी, इसको छोड़कर, ठीक है। ये क्वांटिटी भी यूनिट लेस होगी आपके पास। ये
और इसकी आपके पास जो यूनिट होगी, जैसे इसकी वॉल्यूम है यूनिट, तो इसकी यूनिट आपके पास वॉल्यूम इनवर्स होगी, तभी कटेंगे एक दूसरे से ये। तो इसको समझते हैं, आइए देखिए वन डायमेंशन देखते हैं। वन डायमेंशन में आप देखते हैं साई स्क्वेयर, अगर हम निकालें साई स्क्वेयर एक्स टी अंदर ही इसके डी एक्स, आपके पास ऑल स्पेस अगर आपके पास 1 आता है ये, तो हम इसके अंदर क्या कह सकते हैं, इसकी यूनिट तो आपके पास लेंथ है और इसकी यूनिट क्या होगी, फिर लेंथ इनवर्स होगी। ओके, तो हम इसमें क्या कहेंगे कि आपके पास साई स्क्वेयर की यूनिट्स कितनी है, मॉड साई स्क्वेयर की जो आपके पास यूनिट्स हैं वो आपके पास है, बस यूनिट कितनी होगी एल इनवर्स, तो आप इसको 1/L लिख देंगे। और साई की अगर पूछूँ मैं, साई की अगर पूछूँ तो मेरे पास कितनी आएगी 1/√L, एल जो आपके पास डिस्टेंस होगी। ऐसे ही हम 2 डायमेंशन के लिए देख लेते हैं। 2 डायमेंशन में आपके पास ऑल स्पेस साई मॉड स्क्वेयर डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी होगी, यहाँ पर आपके पास एल स्क्वेयर होगी, तो यहाँ पर आपके पास L-2 होगी। ऐसे ही हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे, साई मॉड स्क्वेयर आपके पास कितना होगा 1/L स्क्वेयर, और साई आपके पास कितनी यूनिट होगी इसकी, साई की 1/L होगी। ओके, थर्ड आपके पास क्या, 3 डायमेंशन में हम देखते हैं। 3 डायमेंशन में आपके पास ऑल स्पेस में मॉड साई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड, तो इसकी आपके पास कितनी होगी L क्यूब होगी वॉल्यूम, तो इसकी आपके पास L-3 होगी। तो इसमें सिंपली आप कैसे लिख सकते हैं, साई स्क्वेयर आपके पास वापस से 1/L3 और साई की आपके पास 1/L3/2। ऐसे ही अगर मैं एन डायमेंशन में बात करूं, एन डायमेंशन में मेरे पास कितनी आ जाएगी, एन डायमेंशन में आपके पास साई स्क्वेयर कितना होगा आपके पास 1/Ln, और साई आपके पास होगा 1/Ln/2। तो इस तरीके से हम हमारे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हैं किसी पोजीशन स्पेस में। ओके, थैंक यू।